कुछ दिनों से रूहान बाबा से छुपता फिर रहा था, क्योंकि मलिक साहब से मिलने से इनकार के बाद उसके पास नौकरी ढूंढने वाला बहाना भी तकरीबन ख़त्म हो गया था। इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि उनसे सामना ना ही हो। हैरान कुन तौर पर अभी तक बाबा ने अम्मी से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। आजकल एक ही काम था, शाम में अबिया को ट्यूशन पढ़ाना और दोपहर में कभी कभार अनस और अनीस के साथ क्रिकेट खेलना। कमरे में जाते ही उसे वहशत घेर लेती थी। आजकल तो पूरा दिन चच्ची के घर ही पाए जाते हो। अम्मी ने चाय का कप उसके सामने रखते हुए कहा तो वो चौंक सा गया। अबिया को ट्यूशन पढ़ाने का आपने तो कहा था। ट्यूशन तो 1 घंटे का होता, लेकिन तुम तो। उनके चेहरे पे संजीदगी थी। आपको मेरा वहां जाना पसंद नहीं है तो नहीं जाऊंगा। रूहान ने चाय का कप होंठों से लगाया। मैंने ये कब कहा तुम वहां ना जाओ? अम्मी चिढ़ने लगी। रूहान ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो वो समझाने लगी, ट्यूशन के वक्त जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बार बार जाना भी तो मुनासिब नहीं है बेटा। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं अपने कमरे में पड़ा रहता हूँ तब भी आपको मसला होता है, और अगर थोड़ी देर के लिए इधर उधर कहीं जाऊं तब भी मसला। मैं करूं क्या? रूहान को गुस्सा आने लगा। जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो। वो उठ के बाहर चली गई। रूहान का भी मूड ऑफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। तुम्हारी चची का पैगाम आया है, आज शाम वो लोग अबिया की नानों के घर जा रहे हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो इतना ही बता के वापस चली गई। चलो अच्छा, इस मूड में क्या ही पड़ा था। वो लबों में बुड़बुड़ाया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन जब वो अबिया को पढ़ाने के लिए गया तो वो पहले से ड्राइंग रूम में मौजूद थी और कुछ लिख रही थी। रूहान के पूछने पे उसने बताया कि कॉलेज से असाइनमेंट मिली है, क्या ये बाद में कर लूं? अबिया ने सवालिया नजरों से रूहान की तरफ देखा। नहीं, पहले असाइनमेंट कर लो, उसके बाद ही कुछ शुरू करेंगे। वो ये सुन के दोबारा लिखने लगी। उस दिन के बाद से रूहान की तनवीर से बात ही नहीं हो पाई। हालांकि हमेशा वही राब्ता करता या मिलने आ जाता, लेकिन इस दफा शायद उसने भी रूहान की बातों को दिल पे ले लिया था। रूहान को इस बात का एहसास तो था, लेकिन वो ये भी जानता था कि मसला तनवीर में नहीं है, उसमें। और उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे खुद को नॉर्मल रखे। रूहान ने उसे मैसेज किया, लेकिन काफी देर तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ये उसके लिए हैरान कुन था। उसने सोचा जब तक अभी यहाँ असाइनमेंट कर रही है तब तक वो बाहर जाके उसे कॉल कर लेता। वो उठने ही लगा था, अनस और अनीस के लड़ने की आवाज आने लगी। शायद वो किसी खिलौने पे लड़ रहे थे। अम्मी, इनको रोकें, शोर कर रहे हैं, अबिया ने आवाज दी। चची शायद छत पे थी, उन्हें सुनाई नहीं दिया। अबिया खुद ही बाहर चली गई। दोनों को डांट के वापस आकर बैठी ही थी, फिर से शोर शराबा मच गया। अबिया दोबारा उठ के बाहर गई। इस बार रूहान भी पीछे पीछे चला गया। अबिया ने गुस्से में अनस के कंधे से पकड़ के आगे धकेला। पाँव फिसलने की वजह से वो गिर गया और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं अभी बताता हूँ रूहान भैया को। तुम उन्हें भाई क्यों नहीं बुलाती? उनकी तस्वीरें भी दराज में छुपाई हुई हैं, मैं अभी बताता हूँ। रूहान ने दूर से ही उसकी बात सुन ली। अबिया ने उसे एक थप्पड़ रसीद किया और धमकी लगाई, तुमने ऐसी कोई बकवास की तो अम्मी से खूब मार पड़वाऊंगी। उसे अंदाजा नहीं था कि रूहान ये सब सुन रहा है। अबिया पीछे मुड़ी और रूहान को वहां देखकर हक्का बक्का रह गई। रूहान को ये पूरी बात समझ ही नहीं आई। अनस और अनीस वहां से भाग गए। अबिया दोबारा जाके असाइनमेंट करने बैठ गई। उसकी हालत से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी घबराई हुई है। उसने असाइनमेंट मुकम्मल करने में काफी वक्त लिया। रूहान तब तक खामोश बैठा रहा, लेकिन दिमाग में अजीबोगरीब सवाल गर्दिश कर रहे थे। होगी मुकम्मल?
रोहान ने सवाल किया। जी, उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। उसकी असाइनमेंट 2-4 मिनट देखने के बाद रोहान ने नोटबुक टेबल पे रख दी। अभी हाँ, वो ख्यालों में गुम थी। उसकी आवाज पे चौंकी। अनस क्या कह रहा था? रोहान की नजरें उसके चेहरे पे थी। उसके सवाल पे अभिया का रंग जर्द पड़ने लगा। क्या? जब वो तुमसे लड़ रहा था तो ऐसे क्यों कह रहा था कि तुम मुझे भाई नहीं बुलाते हो? रोहान सीधा पॉइंट पे आया। ऐसी कोई बात नहीं है, अभिया ने आहिस्तेगी से जवाब दिया। मैंने पहले इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन वाकई तुम मुझे भाई कह के नहीं बुलाते हो। ऐसा क्यों है? रोहान की निगाहें लगातार उसके चेहरे पे थी। वो खामोश रही। बताओ अभिया, उसने एक वक्फे के बाद दोबारा पूछा। अभिया का सर झुका हुआ था। दोनों हाथ उसने गालों पे रख दिए और गहरी सोच में चली गई। मैं कुछ पूछ रहा हूं। अभिया की खामोशी उसके अंदर तूफान बर्पा कर रही थी। काफी देर गहरा सन्नाटा छाया रहा। एक गहरी सांस लेते हुए अभिया ने लब हिलाए और बोली, मैं। उसका गला खुश्क हो रहा था। रोहान ने मेज पे पड़ा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पियो। वो गिलास लबों तक ले गई। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। रोहान की धमकी सुन के उसने गिलास मेज पे रख दिया और पहली बार सर उठा के उसकी आंखों में देखने लगी। माथे और गालों पे पसीना था। उसकी हालत देखकर रोहान एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। या खुद आया, जो मैं सोच रहा हूं वो वजह ना हो। रोहान ने गहरी सांस ली। बताओ। वो बदस्तूर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। शायद रोहान की आंखों में वो कुछ ढूंढ रही थी। वो नजरें चुरा गया। तुम बता नहीं रही? उसने एक बार फिर पूछा। मैं आपको पसंद नहीं हूं ना? अभिया का सवाल कड़कती आसमानी बिजली की तरह उसकी समातों से टकराया। वो ये नहीं सुनना चाहता था, लेकिन अब बात शुरू हुई थी तो ऐसे बीच में रुक नहीं सकती थी। बताएं, ऐसा ही है ना? अभिया ने जोर देकर दोबारा पूछा। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। रोहान का लहजा सख्त होने लगा। मेरे सवाल में आपका जवाब मौजूद है, जिसे आप अनसुना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। कैसे नहीं पता? मैं आपके लिए क्या सोचती हूँ कभी महसूस नहीं हुआ आपको? अभिया का सहमा हुआ लहजा गरजदार आवाज में बदलने लगा। रोहान पे घबराहट तारी होने लगी, लेकिन वो ऐसे हार कैसे मान सकता था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अभिया। जब खातिर खा जवाब ना हो तो मर्द अपनी मर्दाना खसलत पे उतर आता। अपनी भारी भरकम आवाज और गुस्से से औरत के हर सवाल को कुचलने की कोशिश करता। रोहान ने भी वही किया, लेकिन अभिया भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। वो फौरन बोली, क्यों? आखिर क्या गलत है इसमें? उसकी बात सुन के रोहान मजीद गुस्से में आ गया। गलत क्या है? अपनी उम्र देखो। क्या हुआ मेरी उम्र को? क्या इस उम्र में एहसासात जन्म नहीं ले सकते? दिल में किसी के लिए जज्बात रखना गुनाह है? अभिया ने सवालों की बौछार कर दी। रोहान ने भड़क के जवाब दिया, हाँ, गुनाह ही समझो। मैं किसी के एहसासात का महवर बनने के काबिल नहीं हूं। और तुम तो छोड़ ही दो इस बचकानी सोच को। क्या बचपना है इसमें? रोहान गुस्से में सोफे से उठा। वो भी उठ के उसके सामने आके खड़ी हो गई। रोहान को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अभिया है। भाई लगता हूं मैं तुम्हारा। तुम ही पूरा दिन भैया भैया बोलते नहीं थकती थी। और अब ये बकवास। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, ये सोच अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
हमारा रिश्ता बहन भाई का नहीं है, कजिन्स का। फर्क सिर्फ उम्र का, और वो भी। वो मजीद कुछ कहती, रोहान चिल्लाया, बकवास बंद करो अपनी। अभिया रोने लगी। रोहान को डर था कहीं उसका हाथ ना उठ जाए। वो शदीद गुस्से में बाहर निकल गया। चची तक उसकी चिल्लाने की आवाज पहुंची तो वो भी जल्दी से सीढ़ियां उतरती नीचे आई। रोहान, क्या हुआ? वो घबराई हुई उससे पूछने लगी। रोहान बिना जवाब दिए वहां से चला गया। उसके दिमाग में अंगारे सुलगने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ जाए, क्या करे। बाइक निकाली और तनवीर की तरफ निकल गया। उसके घर के दरवाजे पे पहुंचकर उसने कॉल की। तनवीर भी परेशान हो गया। क्या हुआ, सब ठीक है? यार जल्दी बाहर आ। कुछ ही सेकंड में वो बाहर था। तनवीर को सामने आता देखकर रोहान ने सबसे पहले यही पूछा, बोतल पड़ी है? तनवीर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसे पता था कि रोहान पीना छोड़ चुका है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? बताओ यार, है या मैं कहीं और जाऊं? रोहान चिढ़ने लगा। तनवीर ने फिर से सवाल किया, हुआ क्या? यार, उसे तिलमिलाता देखकर तनवीर समझ गया इस वक्त मजीद सवाल करना मुनासिब नहीं है। तुम डेरे पे चलो, मैं लेके आता हूँ। रोहान उसके घर के पास डेरे पे चला गया। उसे अपना जिस्म आग में झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। तनवीर वापस आया। खामोशी से उसने ग्लास रोहान के हाथ में पकड़ाया और वो एक ही सेकंड में पूरा ग्लास गटक गया। और तो उसने दूसरा ग्लास बनाया। रोहान दूसरा ग्लास भी पी गया और रोहान ने खाली ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। यार, तू सांस तो ले ले। तनवीर बस इतना ही बोला था। तनवीर, वो चिढ़ने लगा। ओके, देता हूं, थोड़ा सा सब्र कर लो। तनवीर ने अपना एक बाजू उसके कंधे के गिर्द हायल किया। रोहान का सर उसके सीने से लगा और वो तनवीर से ऐसे लिपटा जैसे मासूम बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता। तनवीर ने अपने दोनों बाजू उसके गिर्द हायल किए और उसे जोर से गले से लगाया। बस उसके बाद रोहान की फलक बोस चीखें, उसके अंदर जलते आग के शोलों की हिद्दत तनवीर भी महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार उसने रोहान से कोई सवाल नहीं किया। उसे पता चल गया था वो लावा जो इतने दिनों से उसके अंदर पक रहा था अब फट चुका। न जाने वो कितनी देर यूं ही तनवीर से लिपटा रहा। तनवीर की कमीज रोहान के आंसू से भीग गई थी। रोहान कुछ देर बाद पीछे हटा। आंसू अब भी नहीं रुक रहे थे। काफी देर यूं ही सिसकियां लेता रहा और तनवीर उसके कंधे सहलाता रहा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, दुआ कर मैं मर जाऊं, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। रोहान आसमान की तरफ देखते हुए बोला। तनवीर भी आप देता हो क्या? लेकिन उसने अब भी कोई सवाल नहीं किया। ओ खुदा, मेरी मुश्किल आसान कर दे। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसके फोन की बेल बजने लगी, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि कॉल सुन सके, इसलिए तनवीर ने उसका मोबाइल पकड़ लिया। अम्मी की कॉल थी। तनवीर ने कॉल अटेंड करके उन्हें तसल्ली दी और बताया कि रोहान आज रात उसके पास ही रुकेगा। रोहान के वहाँ से निकलने के बाद चची अबिया के पास गई तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। पूछने पे भी उसने कुछ नहीं बताया तो वो परेशान होकर अम्मी के पास चली गई। उन्हें जब इस सूरत हाल का पता चला तो वो भी परेशान हो गई। काफ़ी देर तक जब रोहान वापस नहीं लौटा तो उन्होंने कॉल की। तनवीर ने उन्हें तसल्ली तो दे दी, लेकिन रोहान को यकीन था अगर वो घर वापस नहीं गया तो वो भी पूरी रात जागती रहेंगी। मुझे वापस जाना चाहिए। उसका दिमाग सुन्न होने लगा था। शराब असर करने लगी। पागल हो क्या? इस हालत में घर जाओगे तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। तनवीर ने उसे टोका। तनवीर, आज कुछ ऐसा करके ये जिंदगी यहीं खत्म हो जाए। रोहान ने एक सिसकी ली। तनवीर ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और बोला,
सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता, भरोसा रखो, हो जाएगा ठीक। नहीं यार, सब बर्बाद हो चुका, कुछ ठीक करने के लिए बचा ही नहीं है। तनवीर के पास झूठी तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं था। धीरे धीरे रूहान का दिमाग तारीकियों में डूबने लगा और उसे अपना जिस्म छत पे पड़ी उस टूटी चारपाई पे झूलता हुआ महसूस हुआ, और उसकी आंखें उसी दीवार पे जमी थी कि शायद फिर से उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दे और फिर से उसे दीदार का मौका मिले। वो वहां जा पहुंचा जहां से कहानी शुरू हुई थी।